वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार ये एक ऐसा विषय है जो मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं, चाहे वो एमपीएससी हो, व्यापम हो या कोई भी परीक्षा हो, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करते हैं। महाकवि कालिदास ये मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में प्राचीन काल के साहित्यकार हैं। तो महाकवि कालिदास संस्कृत के जितने श्रेष्ठ कवि थे उतने ही अच्छे ये नाटककार भी थे। तो कवि और नाटककार दोनों थे ये। और इनका कुल जन्म स्थान जनतिथि के संबंध में इतिहास मौन है, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके बारे में कोई भी चीज़ ज्ञात नहीं है। लेकिन इतिहासकार इनको चौथी और 5वीं शताब्दी के बीच का मानते हैं। और उज्जैन के गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में इनके नवरत्नों में से एक इनको माना जाता है। कालिदास की 7 प्रमाणिक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें 3 नाटक हैं और 4 काव्य हैं। अब नाटक और काव्य में कैसे अंतर करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। नाटक इनके 3 मिलते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम। और 4 इनके काव्य मिलते हैं, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम और ऋतुसंहार। अब नाटक, इनको अगर नाटक और काव्य में अंतर पता करना है तो केवल एक चीज़ है कि नाटक का जो शीर्षक है वो काफ़ी बड़ा है और 2 नामों से मिला हुआ है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम। तो ये नाटक के जो शीर्षक हैं वो बड़े हैं और काव्य में एक ही शब्द से बना हुआ है, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम और ऋतुसंहार। तो सबसे पहले इनके नाटक के बारे में बात करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी विषय वस्तु जो है महाभारत काल के राजा दुष्यंत और शकुंतला से संबंधित है। राजा दुष्यंत और शकुंतला इससे संबंधित इसकी विषय वस्तु है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला का मिलन तथा प्रणय प्रसंग है। यह संस्कृत की पहली रचना थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। संस्कृत की पहली रचना थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसे पढ़कर जर्मन कवि गेटे अत्यंत प्रभावित हुए थे। अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में गिना जाता है। ये इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसका विक्रमोर्वशीयम ये भी इनका नाटक है। विक्रमोर्वशीयम में उर्वशी और पुरुरवा की कथा है। और मालविकाग्नि मित्रम तीसरा इनका नाटक है। इसमें शुंग वंश का इतिहास है। इसमें शुंग वंश के शासक अग्निमित्र के ऊपर ये आधारित है। ये एक ऐतिहासिक कथा है जिसमें शुंग वंश का इतिहास मिलता है। अब इनके काव्य की बात करते हैं। काव्य मेघदूत इनका काव्य है। मेघदूतम में एक विरही यक्ष का वर्णन है जो अपनी प्रेयसी को मेघ के माध्यम से संदेश भेजता है, बादल के माध्यम से संदेश भेजता है। ऐसी कल्पना पहले कभी किसी कवि ने नहीं की थी अपनी उसमें काव्य में, जो कालिदास ने की है। कुमार संभव में शिव पार्वती विवाह है और कार्तिकेय के जन्म से संबंधित धार्मिक कथा है। इसका तीसरा काव्य इनका रघुवंशम का विषय रामायण से संबंधित है। इसमें दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 28 राजाओं का क्रमशः वर्णन है। और चौथा इनका ऋतुसंहार में प्रकृति का ऋतु के अनुसार वर्णन किया गया है। इसमें भारत की 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया गया है। कालिदास ने अपनी सभी रचनाओं में प्रकृति का स्वाभाविक वर्णन किया। ये इनकी विशेषता रही है कि इन सभी रचनाओं में प्रकृति का स्वाभाविक वर्णन इनने दर्शाया है। कालिदास की तुलना अंग्रेजी के महाकवि शेक्सपियर से की जाती है। अब बात करते हैं भर्तरी की। ये प्राचीन काल के साहित्यकार हैं मध्य प्रदेश के। ये भी कालिदास के तरह प्राचीन काल के साहित्यकार हैं। भर्तरी, संस्कृत के विद्वान कवि भर्तरी उज्जैनी के राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे उनके बड़े भाई थे। और इनने अपनी रानी पिंगला जो थी उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर उनसे उन्होंने तीसरा विवाह किया था। लेकिन इनको जब पता चला कि रानी पिंगला जो है चरित्रहीन है, इसका पता लगने पर उन्होंने राजपाट त्याग दिया और वन को चले गए। उन्होंने गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में योग की साधना की और सिद्धि प्राप्त की। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो भर्तरी ने कोई दीर्घ कविता नहीं छोड़ी है, पर एक श्लोकी कविताओं की शैली के वे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भर्तरी एक श्लोकी कविताओं की शैली के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं।
इनकी रचनाएं 3 हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये 3 शतक जो हैं इनकी रचनाएं प्रमुख हैं। श्रृंगार शतक में श्रृंगार का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। यह अद्भुत है। उनके शतक का आरंभ नारियों के सौंदर्य चित्रण, ऋतुओं के अनुसार बदलने वाले उनके प्रेमावेश और उनकी परिणति के आनंदों से होता है। ये श्रृंगार शतक में उन्होंने दर्शाया है। इसके बाद आता दूसरा इनका शतक नीति शतक। नीति शतक में विद्या सज्जनता का उत्कृष्ट वर्णन है। इसका तीसरा शतक इनका है वैराग्य शतक। वैराग्य शतक में आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये इनने वर्णन किया है। भर्तरी के नाम से 3 व्याकरणीय रचनाएं भी प्रसिद्ध हैं। 3 व्याकरणीय रचनाएं भर्तरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाभाष्य टीका, वाक्पदीय, शब्द धातु समीक्षा, ये 3 व्याकरणीय रचनाएं हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि भर्तरी ने इनको भी लिखा है। भर्तरी कवि से पहले सिद्ध और संत थे। कविता उनकी अभिव्यक्ति का साधन मात्र थी। भवभूति संस्कृत साहित्य के महान विभूति थे। ये रूपककार के रूप में विख्यात हैं। रूपककार के रूप में संस्कृत साहित्य में ये विख्यात हैं। इनका जन्म 8वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। इनका मूल नाम श्रीकंठ था। श्रीकंठ इनका मूल नाम था। कल्हण के अनुसार इन्हें कन्नौज नरेश यशोवर्मन का आश्रय प्राप्त था। यशोवर्मन का आश्रय प्राप्त था। और भवभूति का कार्यक्षेत्र ग्वालियर के आसपास का माना जाता है। प्रतिवर्ष ग्वालियर में भवभूति महोत्सव भी आयोजित होता है। तो ये कहा जाता है कि इनका कार्यक्षेत्र ग्वालियर के आसपास का रहा है। इनकी रचनाएं, भवभूति की रचनाएं देखते हैं। इनने 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। इनके 3 ये प्रसिद्ध नाटक हैं। परीक्षाओं में जरूर इनके प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये नाटक किसने लिखा है, तो ये याद रखिएगा। महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तर रामचरित, ये तीनों भवभूति ने लिखे हैं। इनके नाटकों में सबसे लोकप्रिय मालती माधव है। मालती माधव सबसे लोकप्रिय इनका नाटक रहा है। मालती माधव में एक छात्र का उज्जैन दरबार के मंत्री की कन्या मालती से प्रेम का चित्रण इन्होंने किया है। इस नाटक में उत्तेजनात्मक तथा भयावह घटनाओं से नायिका को अनेक बार मृत्यु से बचाने का वर्णन इन्होंने किया है। इसके बाद महावीर चरित्र रामायण पर आधारित है, किंतु इसमें रामायण की कथा से थोड़ी भिन्नता है। इसमें रावण की कपट वृत्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है और राम को वीर पुरुष के रूप में स्थापित इसमें किया गया है। उत्तर रामचरित जो है उसकी कथा नाटकी काव्य अधिक है। ये काव्य से ज़्यादा ये नाटकी काव्य अधिक है। इसमें सीता के निष्कासन से शुरू होता है और लवकुश के जन्म की कथा इसमें है। और करुण रस का प्रयोग उत्तर रामचरित में बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। ये भारतीय संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठ कृति कहा जाता है इसको। संस्कृत साहित्य में जहाँ कालिदास की तुलना शेक्सपियर से होती है, वहीं भवभूति की तुलना मिल्टन से की जाती है। घटना या भाव को संक्षिप्त में चित्रित करने की कला में वे कालिदास से भी आगे हैं। अब आप बात करते हैं बाणभट्ट की। बाणभट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबार के विद्वान थे। वृद्धावस्था में वे उज्जैन जाकर रहने लगे थे। जिस समय संस्कृत साहित्य में काव्य लिखा जा रहा था, उस समय बाणभट्ट ने संस्कृत में गद्य की रचना की थी। गद्य की इन्होंने 6वीं-7वीं शताब्दी में गद्य लिखकर संस्कृत साहित्य में क्रांति ला दी। उस समय बाणभट्ट अकेले गद्य लेखक थे। बाणभट्ट की रचनाएं हर्षचरित और कादंबरी, ये 2 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुकुट तड़ित, ये भी इनकी रचनाएं हैं। हर्षचरित की बात करते हैं तो हर्षचरित बाणभट्ट का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें हर्षवर्धन के जीवन का विवरण दिया गया है। साथ ही उन्होंने इसमें आत्मकथा का भी कुछ अंश प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने बारे में भी हर्षचरित में लिखा है, जो संस्कृत साहित्य में दुर्लभ है। कादंबरी इनकी सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे अनूठी रचना है।
कादंबरी में एक राजकुमारी के भाग्य का वर्णन है। इसकी कथा अत्यंत जटिल है। इसकी कथा में भी कथा चलती रहती है। इसमें इसका कथा का प्रधान भाग जो है वो तोते से कहलवाया गया है। तोता बाद में पुंडरीक मुनि निकलता है, जो कथा का उपनायक है, और कथा की नायिका इसमें कादंबरी है, और कथा का नायक इसमें चंद्रपोड़ को दर्शाया गया है। बाणभट्ट ने गद्य शैली के लिए पांचाली रीति का प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं काफ़ी जटिल हैं। तो मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के प्राचीन साहित्यकारों में 4 साहित्यकार प्रमुख हैं। एक तो कालिदास, भर्तरी, भवभूति और बाणभट्ट। इसके बाद मध्यकालीन साहित्यकार और आधुनिक कालीन साहित्यकार आते हैं, जिनको हम आपको अगले वीडियो में लेके आएंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।